हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अभी तक जो हमने क्वांटम मैकेनिक्स में जितना भी पढ़ा है, 4-5 आपके लेक्चर हो चुके हैं। वहाँ आप केवल एक चीज़ के बारे में जाने हैं कि जो हमारे पास रेडिएशन है या फिर जो हमारे पास लाइट है, उसके पास, उस रेडिएशन के पास वेव कैरेक्टर के अलावा क्या है, एक पार्टिकल कैरेक्टर भी है। मतलब लाइट हमारी डुअल नेचर में एग्जिस्ट करती है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है उसके पास। लाइट को हमने पहले वेव से बना हुआ माना था, फिर बाद में क्या हुआ, लाइट को हमने फोटोन से बना हुआ माना। फोटोन क्या है, पार्टिकल बिहेवियर लाइट का। अच्छा, तो देखिए, और ये चीज़ प्रूव भी हुई, ये चीज़ प्रूव भी किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा आया। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फिर कॉम्पटन इफेक्ट। मतलब इन सारी चीज़ों से ये क्लियर हो चुका था कि जो हमारी लाइट है उसका बिहेवियर जो है वो पार्टिकल भी है और क्या है, वेव बिहेवियर भी है। मतलब दोनों बिहेवियर शो करती है। अच्छा, तो देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ लोगों के दिमाग में चल रही थी कि अगर लाइट के पास पार्टिकल कैरेक्टर है, वेव के पास पार्टिकल कैरेक्टर है, तो पार्टिकल के पास भी वेव कैरेक्टर होना चाहिए। और इस चीज़ में सबसे पहले जो आगे बढ़ के आए वो आए आपके लुइस डेब्रॉय ने इस चीज़ को सोचा कि अगर लाइट जो है, लाइट के पास वेव कैरेक्टर के साथ साथ पार्टिकल कैरेक्टर भी है, तो सिमिलरली जो पार्टिकल है उसके पास क्या होना चाहिए, वेव कैरेक्टर होना चाहिए। देखिए लुइस डेब्रॉय की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था फिजिक्स में। मतलब पहले ये हिस्ट्री के एक स्टूडेंट थे। ठीक, इन्होंने अपनी हिस्ट्री को छोड़कर फिजिक्स में कूद पड़े और फिजिक्स से फिर इन्होंने फिजिक्स में ही क्या किया, पीएचडी किया। 1924 में इनकी पीएचडी कंप्लीट हुई थी। इन्होंने थीसिस इसी पर कि जो पार्टिकल है उसके पास क्या है, वेव कैरेक्टर, इसी पर थीसिस दी थी, इसी पर उनकी हाइपोथेसिस। बाद में ये चीज़ प्रूव भी हुई। 2 एक्सपेरिमेंट हुए, डेबिस्टर और जर्मर, और जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट हुए। वहाँ पर पता चला इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव नेचर भी शो करता है। इस चीज़ के बारे में पता चला। तो फिलहाल तो जो हमारे पास पार्टिकल है, या फिर हम बोल सकते हैं जो भी हमारे पास मैटर है, उसके पास क्या होता है, वेव कैरेक्टर भी होता है, डुअल कैरेक्टर होता है। ठीक, जैसे लाइट के पास क्या है, पार्टिकल कैरेक्टर है, सिमिलरली पार्टिकल के पास क्या होता है, वेव कैरेक्टर होता है। तो इस हाइपोथेसिस को किसने दिया था, लुइस डेब्रॉय ने दिया था। और देखिए इसके बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बताया भी कि क्या क्या कहानी है, कि अगर कोई भी पार्टिकल है उसके पास वेव कैरेक्टर है, तो वो पार्टिकल वेव की तरह चलना चाहिए। तो किस तरीके से कोई पार्टिकल वेव की तरह चलेगा, तो जो पार्टिकल जाता है वो अपने आसपास क्या करता है, वेव एसोसिएट करता है। और उन वेव्स को डेब्रॉय साहब ने बोला था कि उन वेव्स का नाम दिया था, स्पेशल नाम मैटर वेव्स बोला था, कि जो पार्टिकल के आसपास जो पैकेट होता है वेव्स का, उसको क्या बोल दिया था कि ये क्या होती है, मैटर वेव्स होती हैं। ठीक, और इन्हीं मैटर वेव्स के बीच में कहीं ना कहीं पार्टिकल होता है वो। और उन मैटर वेव्स को एक और नाम देते हैं, डेब्रॉय वेव्स भी बोलते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें अभी हम एक एक चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे कि ये कहानी क्या थी, कि पार्टिकल और वेव और ये सब चीज़ें। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए कि नेचर जो है, नेचर हमेशा हमारा सिमेट्री को पसंद करता है। सिमेट्री को मतलब, जैसे आपने एक चीज़ पढ़ी होगी क्लास 12th में, एनिहिलेशन एंड पेयर प्रोडक्शन। चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि वो बनता है तो पेयर्स में बनता है, और ख़त्म होगा तो भी पेयर्स में ख़त्म होता है। ठीक है, कभी ऐसा नहीं आपने देखा, या फिर ऐसा हो नहीं सकता है कि एक पॉजिटिव चार्ज बन जाए। ठीक, केवल और केवल एक पॉजिटिव चार्ज बने, आइसोलेटेड चार्ज कभी नहीं बन सकते हैं। ठीक, तो नेचर क्या हमारा पसंद करता है, सिमेट्री। तो जैसे कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ये चीज़ देखी थी कि जो हमारा लाइट है उसके पास वेव के साथ साथ पार्टिकल कैरेक्टर भी है। तो सिमिलरली जो पार्टिकल है उसके पास क्या होना चाहिए था, वेव कैरेक्टर होना चाहिए था। ये चीज़ तो नेचुरली है, उनकी हाइपोथेसिस देने से पहले भी ये चीज़ लोगों को समझ में आती थी, लेकिन लोग इस चीज़ पर बोल नहीं पाए या फिर उस चीज़ का प्रूफ नहीं दे पाए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ चलती रही कि पार्टिकल के पास क्या होता है, वेव कैरेक्टर भी होता है, लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं बता पाए। बाद में जब 1924 में जब उन्होंने अपनी थीसिस दी, तो बहुत सारे लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जो मेन ध्यान गया वो आइंस्टीन साहब का गया उनकी थीसिस पर, और वहाँ से उन्होंने देखा
और वहाँ से कहानी फिर स्टार्ट हुई और इस चीज़ पर आगे बाद में रिसर्च भी होती रही और बाद में ये चीज़ प्रूफ हो गई कि जो हमारे पास जो मटेरियल है उसके पास क्या होता है, वेव कैरेक्टर भी होता है। नॉर्मली वो हम देख नहीं सकते हैं। अगर हम नॉर्मली अपने इस अर्थ की बात करें, अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं तो वो चीज़ आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे वो चीज़ नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, तो मेनली जो डेवरॉय साहब ने जो हमें मतलब मेन चीज़ें बताई उनको हम पॉइंट्स में नोट करते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हुए चलते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लिखना। कॉपी पेन उठा लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। वी नो दैट in quantum theory energy is shoot out in the form of energy packets, form of energy packets called photons। एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलते हैं हम। देखिए क्वांटम थ्योरी से इतना तो कंफर्म हो रहा था, जो एक्सपेरिमेंट हुए थे, कि जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, या फिर जो भी रेडिएशंस हैं वो फोटोन के फॉर्म में हमने वहाँ देख लिए थे। ठीक है, एंड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन and Compton experiment, it is proved that radiation have ड्यूअल कैरेक्टर। तो ये एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया था, ये 100% श्योर हो चुके थे हम लोग कि जो हमारे पास रेडिएशन है उसके पास क्या है, डुअल नेचर है। ठीक, दिस duality of light which led to Louis de Broglie देखिए डी ब्रॉगली आप नहीं पढ़ेंगे, ये डेवरॉय। ठीक, इसका जो प्रोनाउंसिएशन डेवरॉय होता है, ना कि डी ब्रॉगली। ठीक, ये फ्रेंच वर्ड है तो इसी तरीके से हम इसे प्रोनाउंस करते हैं। दिस ड्युअलिटी ऑफ लाइट विच लेड टू लुइस डे ब्रॉय इन 1924 to think that matter must also possess dual character like light। देखिए इसी चीज़ को जब डे ब्रॉय साहब ने क्या देखा कि लाइट को उन्होंने देखा कि लाइट डुअल कैरेक्टर शो कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है मैटर को भी डुअल कैरेक्टर शो करना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू हिम मूविंग पार्टिकल
surrounded by a wave whose wavelength depends upon mass of the particle and velocity of the particle। तो देखिए उनके जो उन्होंने क्या सोचा कि अगर कोई भी मटेरियल पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी मैटर है, वो अपने आसपास वेव बना रहा है, तो उस वेव की वेवलेंथ जो होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? उस पार्टिकल के मास के ऊपर और उसकी वेलोसिटी को। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? अपने आसपास एक वेव को सराउंड कर रहा होगा। ये वेव, इसकी जो वेव है उसकी वेवलेंथ लैम्डा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ऑन इस इलेक्ट्रॉन का मास एंड इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। आप ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक। देखिए कुछ वेव पैकेट्स कुछ इस तरीके से बनते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे, ये इस तरीके से घेरे हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन को, एक तरीके से ये वेव पैकेट्स होते हैं। इस वेव पैकेट के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और पोजीशन के बारे में अगर हमें, देखिए पार्टिकल है तो उस वेव पैकेट के कहीं ना कहीं अंदर है, तो उसका मोमेंटम भी बता सकते हैं, पोजीशन भी बता सकते हैं, बट दोनों चीज़ें एक साथ नहीं बता सकते हैं। दोनों चीज़ें, एक ना एक चीज़ इसमें गलत हो जाएगी, एक ना एक चीज़ में अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है। यही आगे जाके आप हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। फिलहाल तो आपको केवल इतना जानना है कि वेव पैकेट के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और जो ये वेव पैकेट बना हुआ है, इस वेव की अगर वेवलेंथ के बारे में हमें जानना है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? मास के ऊपर, इस पार्टिकल के, और इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है? सच वेव्स एसोसिएटेड विद मैटर कॉल्ड मैटर वेव्स। ठीक। अब जो ये वेव्स हैं जो इस पार्टिकल के साथ जो अटैच होकर चल रही हैं, इनको क्या नाम दिया लुईस डेवरॉय ने? इनको बोला मैटर वेव्स, और इन्हें एक और नाम दिया, इन्हें एक और नाम से बोलते हैं डेवरॉय वेव्स। ठीक, चाहे आप डेवरॉय वेव्स बोलिए चाहे मैटर वेव्स, वैसे मैटर वेव्स ज़्यादा लोग जानते हैं। ठीक है, बुक्स में मैटर वेव्स ही आपको दिया रहता है हर जगह। ठीक, डेवरॉय वेव्स बहुत ही कम यूज़ होता है, लेकिन दोनों नाम है इन वेव्स के। क्या नाम है? मैटर वेव्स या फिर डेवरॉय वेव्स। देखिए वेव्स भी आपके बहुत टाइप की होती हैं। ठीक, मटेरियल वेव्स होती हैं आपकी, वो अलग होती हैं। मैटर वेव्स आपकी अलग हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग हैं। ठीक, तो आप डिफरेंस इन चीज़ों में करिए। मटेरियल वेव्स कौन सी होती हैं? जिन्हें मीडियम चाहिए होता है जाने के लिए। ठीक, मैटर वेव्स कौन सी होती हैं? ये मैटर के साथ ही पैदा होती हैं, मतलब मैटर जा रहा है तो उसके साथ ही जाएंगे, आगे मूव कर रही हैं। ठीक, पानी वाली जो वेव्स हैं, पानी में आपने पत्थर फेंका, ठीक है, वहाँ जो वेव्स बनती हैं वो मटेरियल वेव्स होती हैं। ठीक, कंफ्यूज मत होइए, मैटर वेव्स मटेरियल वेव्स दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ठीक, मटेरियल वेव्स अलग तरीके से मूव करती हैं और मैटर वेव्स अलग तरीके से मूव करती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या चीज़ क्लियर हुई? यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि जो नेचर है हमारा, नेचर ये क्या है? नेचर लव्स सिमेट्री। मतलब नेचर हमारा अगर रेडिएशन से बना हुआ है एंड मैटर से बना हुआ है, तो ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब जो रेडिएशन है वो मैटर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और जो मैटर है वो रेडिएशन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी। पहले केवल हमें क्या पता था कि जो रेडिएशन है वो मैटर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है,
ठीक, मतलब रेडिएशन के पास ही क्या होता है, डुअल कैरेक्टर होता है। ठीक है, लेकिन अब हमारे जो डेब्रॉय साहब आए इनकी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अब हमें क्या चीज़ें क्लियर हो गई थी कि जो मैटर है वो भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो भी वेव नेचर में एग्जिस्ट करता है या फिर रेडिएशन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। नाउ दिस हाइपोथेसिस प्रूवन इन 1927 बाय डेविसन एंड जर्मर experiment and in 1928 G.P. Thomson एक्सपेरिमेंट। ये दो एक्सपेरिमेंट हुए और इनसे एक चीज़ क्लियर हो गई, इनसे ये भी प्रूफ हो गया 100% कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसके पास क्या है, वेव कैरेक्टर है। इलेक्ट्रॉन को डिफ्रैक्ट करके दिखाया गया, उसका इंटरफेरेंस भी होता है और डबल स्लिट जो आपका लाइट के टर्म्स में जो हम लोगों ने 12th क्लास में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा है वो भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया गया। तो वहाँ भी क्या हो रहा था, वहाँ भी इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा रहा था इलेक्ट्रॉन। अगर पार्टिकल इंटरफेरेंस पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखा रहा है और ये जो फिनोमेना होता है वो कौन दिखाता है, वेव दिखाता है। तो यहाँ से क्या चीज़ क्लियर हो रही है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो पार्टिकल है, उसके पास क्या है, वेव कैरेक्टर है। तो यहाँ से जो लुइस डेब्रॉय की जो हाइपोथेसिस थी वो उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड होगी। ठीक, यहाँ से क्लियर हो गया कि जो ये बात कर रहे हैं एकदम साफ बात है और क्लियर बात है। तो 5 साल बाद जो लुइस डेब्रॉय साहब को क्या मिला था, शायद 1928 में या फिर 29 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। अब देखिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला डेब्रॉय साहब को, और इनके जो भाई थे जो फिजिक्स जिनके पास पहले से थी, जो फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते थे और जो फिजिक्स को इनको आके बताते थे, उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। उनका नाम था मॉरिस डेब्रॉय था, शायद मॉरिस डेब्रॉय ही था। ठीक, तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला और उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। एक जो स्टूडेंट था जिसको हिस्ट्री पसंद थी वो बाद में फिजिक्स में कूद के नोबेल प्राइज़ ले गया। ठीक है, तो आप ये समझिए कि एक स्टूडेंट के अंदर कितना पोटेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है एक स्टूडेंट के अंदर, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है। चलिए चलते हैं टॉपिक से वरना भटक जाएंगे। नाउ लैम्डा इक्वल्स टू h/p, ये हमारे पास का एक जनरल फॉर्मूला है सारे पार्टिकल्स के लिए। देखिए वैसे भी जो हमने वहाँ निकाला था, अगर मैं बात करूँ फोटोन के केस में, तो फोटोन के केस में अगर मैं बात करूँ तो P इक्वल्स टू क्या होता था, E/c होता था। ठीक, E क्या होता था, h/c, और न्यू क्या होता था, न्यू इंटू लैम्डा, C इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा। तो न्यू बराबर क्या आ गया, न्यू इक्वल्स टू C/लैम्डा। तो यहाँ पर न्यू की वैल्यू डालेंगे h/c/, लैम्डा, C से C कैंसिल आउट, तो P इक्वल्स टू h/लैम्डा। ये फोटोन का मोमेंटम निकाला था, ये फोटोन का मोमेंटम निकाला था। तो सेम यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल का भी, जो हमारे पास पार्टिकल है यहाँ से जो लैम्डा आएगा, लैम्डा कितना आएगा, लैम्डा इक्वल्स टू h/p। तो फोटोन के केस में ये आ रहा था। तो सेम जब डेब्रॉय साहब ने बात की तो डेब्रॉय साहब के केस में जो पार्टिकल वेव बना रहा है उसका भी लैम्डा इसी फॉर्मूले से निकलना चाहिए, क्योंकि भाई डुअल नेचर एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों के लिए फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए, दोनों के लिए वेवलेंथ भी क्या निकलनी चाहिए, सेम फॉर्मूले से निकलनी चाहिए। तो लैम्डा इक्वल्स टू h/p, और यहाँ पर ये p क्या है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। ठीक, अब यहाँ लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। ठीक है, और अगर जो पार्टिकल हमारा है वो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है तो यहाँ पर m की जगह हम क्या लेंगे, m इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, m0√1 - v²/c²। ये कहानी आ जाएगी अगर पार्टिकल हमारा स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है।
अब देखिए वेवलेंथ हमने निकाल ली। जब पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है पार्टिकल हमारा, ठीक है, एम मास का पार्टिकल है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हमारे पास वेवलेंथ ही आ गई। अगर हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकालें, ठीक है, लैम्डा इन काइनेटिक एनर्जी फॉर्म, तो देखिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, K इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ हम m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड करते हैं, तो हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर ऊपर हो गया, नीचे m आ गया, तो हाफ एम वी ऊपर पी स्क्वायर अपॉन m, ये क्या हो गया, k हो गया, ठीक। पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, 2m k एंड p इक्वल्स टू रूट 2m k। तो यहाँ से वेवलेंथ हमारी क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, h अपॉन पी, तो h अपॉन रूट 2m k। ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ गया। अब देखिए तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ गया। दूसरा हम निकालेंगे किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए, तो फॉर अ चार्ज पार्टिकल, अगर चार्ज पार्टिकल के लिए मैं बात करूं, मेरे पास ये कोई कैपेसिटर है, इसके बीच में पोटेंशियल V है, कोई चार्ज है, इधर से उधर भाग रहा है, ठीक। तो E यहाँ पर क्या होता था, Q इंटू वी, V क्या है, पोटेंशियल है, ये एनर्जी है हमारी। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, H अपॉन रूट 2m के, यही है काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस में रखा जाता है तो उसके पास क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। कितनी काइनेटिक एनर्जी आती है, Q इंटू वी। तो यहाँ की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, तो लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन रूट 2m Q V। ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल के लिए आ गई वेवलेंथ। अब हम कोई पार्टिकल हमारा है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, ठीक, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। कोई भी पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल हो या फिर अनचार्ज पार्टिकल हो, कैसा भी न्यूट्रल पार्टिकल हो, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में रखा है एट टेम्परेचर T, ठीक है। फॉर अ पार्टिकल इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती थी वो 3/2 kT, आप सबको पता है, थर्मोडायनेमिक्स में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। किसी भी कंटेनर के अंदर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास कितनी आती थी, टोटल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा इक्वल्स टू क्या है, H अपॉन रूट 2m k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, H अपॉन रूट 2m इंटू 3/2 kT, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो H अपॉन रूट 3m kT। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई और यहाँ से इन चारों इक्वेशन ने वेवलेंथ को बताया। किसकी वेवलेंथ को, कोई भी अगर मटेरियल है हमारे पास, कोई भी पार्टिकल है और वो अगर मूव कर रहा है और उसके आसपास क्या बन रही हैं, उसके आसपास वेव पैकेट्स बन रहे हैं, ठीक, जो वो वेव्स बन रही हैं उनकी वेवलेंथ क्या होगी, वो इस फॉर्मूले से हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए जनरली जो हमको पार्टिकल्स होते हैं, या फिर हम जो बात करें, जो भी हमारा इंट्यूटिव वर्ल्ड है, इंट्यूटिव वर्ल्ड मतलब जो भी मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, वहाँ पर हमको किसी भी पार्टिकल के साथ वेव क्यों नहीं दिखती है। आप बहुत तेज़ी से भागते हुए जा रहे हैं, आपके आसपास वेव क्यों नहीं दिखती है, तो देखिए क्यों नहीं दिखती है, आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास देखिए फॉर्मूला क्या है वेवलेंथ निकालने का, लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन P, ये होता है लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन P।
मैं आपका एग्जांपल ले लेता हूँ, आपका मास कितना है, 100 किलो ले लेते हैं मास, ठीक। तो m ले लेते हैं 100 kg। आप कितनी तेज़ी भाग सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी ले लेते हैं। अब ज़्यादा 100 मीटर पर सेकंड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लैम्डा निकालिए आप जरा, लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। h कितना होता है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन p क्या होगा, m इंटू वी। m कितना हमारे पास 100 इंटू v कितना है 10। तो देखिए 6.6 इंटू 10⁻, ऊपर अभी नीचे 3 है, ऊपर और 3 होगी, -37 मीटर। अब आप खुद सोचिए लैम्डा कितना छोटा निकल रहा है, 10⁻⁻37 की पावर में, मतलब कितना छोटा है, आप इसको ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये चीज़ आपको आसानी से ऑब्जर्व हो जाती है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में आप ये चीज़ आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से सारी कहानी क्लियर होती है कि लुइस डेब्रॉय ने किस प्रकार से अपनी हाइपोथेसिस दी, किस प्रकार से उनको बाद में एक्सपेरिमेंट से सपोर्ट मिला और बाद में उनको इस चीज़ पर नोबेल प्राइज़ मिला। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, ठीक। अब इस पर जो हमारा अगला लेक्चर आएगा वो न्यूमेरिकल बेसिस पर आएगा, ठीक। अच्छे कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। थैंक यू।